नमस्कार साथियों, उपनिषद श्री में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, पढ़े लिख रहे होंगे। आज हम लोग जानेंगे कि आर्य भाषा और भारोपीय भाषा परिवार आखिर है क्या। भारोपीय भाषा परिवार जाने उससे पहले हम जानते हैं कि भाषा परिवार क्या है, और उसके पहले हम जानते हैं कि परिवार क्या होता है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा समूह जो आपस में किसी प्रकार से जुड़ाव रखते हैं, आपस में संबद्ध होते हैं, परिवार कहा जाता है। जैसा कि हमारा परिवार है, आपका परिवार है, या फिर किसी का भी। शुरुआत में इन्हें रक्त संबंधों के आधार पर देखा जाता था और बाद में विचारों, रुचियों आदि के आधार पर भी देखा जाने लगा। यानी कि अगर कुछ लोगों के विचार आपस में मिल रहे हों तो भले ही वह रक्त से संबंधित ना हो, भले ही वो फिजिकल रूप से एक परिवार के ना हो, लेकिन फिर भी वह एक परिवार के रूप में जाने लगे। भाषाओं के संबंध में भी ठीक यही बात लागू होती है। आप लोगों को मालूम हो कि पूरी दुनिया भर में 7,000 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं पर 6,500 की संख्या मिलती है, तो कहीं 6800 की, तो कहीं 7100 की, लेकिन औसत रूप में यह 7,000 के आसपास मानी जाती है। हमारी हिंदी की किताबों में यह संख्या 3,000 से 4,000 के बीच में मिलती है, अलग अलग किताबों में, क्योंकि यह किताबें कुछ पुराने आंकड़े प्रस्तुत करती हैं। पर महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कुल भाषाएं कितनी हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप जो जानकारी रखते हैं उसका आधार क्या है, आपने उसे पढ़ा कहाँ से है और उसकी प्रामाणिकता क्या है। जैसे आप लोग अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एथनोलॉग पत्रिका के आंकड़े आप लोग देख रहे हैं। यह विश्व की भाषाओं पर आधारित सबसे बड़ी पत्रिका है जो 7,000 से अधिक भाषाओं के आंकड़े हमको बता रही है। इसी तरह आप किसी भी किताब का आंकड़ा प्रस्तुत कर सकते हैं, बशर्ते वह स्तरीय होनी चाहिए, मान्य होनी चाहिए। तो जब पूरे विश्व भर में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो कुछ भाषाविदों ने अध्ययन किया उसका और पाया कि अनेक भाषाएं ऐसी हैं जो आपस में बड़ी बारीकी से मिलती हैं। उनकी संरचना, उनकी रचना, उनके शब्द या फिर उनके अर्थ आपस में मिलते हैं। सन 1786 में एक विद्वान हुए थे सर विलियम जोन्स। उस समय अंग्रेजों के जमाने के ICS थे, ठीक उसी तरह से जैसे आज के समय में IAS लोग होते हैं। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया, उन्होंने एक व्याख्यान दिया था और बताया कि कैसे भारत की संस्कृत और यूरोपीय, लैटिन और ग्रीक भाषाओं में बड़ी अद्भुत समानताएं हैं। जैसा कि आप लोग भी देख सकते हैं, संस्कृत में जो मातृ है वही लैटिन में मातेर है, वही प्राचीन यूनानी में मैतेर है, और उन्हीं से संबंधित आधुनिक भाषाओं में भी शब्द मिलते हैं, उन्हीं से मिलते जुलते, जैसे मुटर हो गया, मदर हो गया, माँ हो गई। उसी तरह से पितृ के लिए पातेर, पातैर, फाटर, फादर, अनेकों ऐसे शब्द हैं जो आपस में रचना के आधार पर और फिर अर्थ के आधार पर मिलते हैं। तो माना गया कि अगर इस तरह की शब्दावलियां आपस में जुड़ी हुई हैं तो निश्चित ही उन भाषाओं की कोई एक मूल भाषा रही होगी, उन्हीं से ये सभी भाषाएं निकली हुई हैं। और यह भी माना गया कि फिर निश्चित ही उनका कोई एक उद्गम स्थल रहा होगा, यानी कोई स्थान विशेष रहा होगा जहां से ये भाषाएं निकली हैं और आगे जाकर के फैली हैं। तो इस प्रकार से आपस में संबंधित भाषाओं के समूह को एक परिवार माना गया और विश्व भर की सभी भाषाओं को अलग अलग आधारों पर 9 से 10 परिवारों में बांटा गया। अब इसमें भी कहीं कहीं पर ये 9-10 मिलते हैं, कहीं कहीं पर 15 या फिर 18-20 भी मान लिए जाते हैं, तो कहीं कहीं कुछ विद्वानों के अनुसार 100 तक भी मान लिए जाते हैं। पर जैसा मैंने अभी कहा कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कितने परिवार हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनों को पढ़े हैं और कहाँ से पढ़े हैं, उसकी प्रामाणिकता क्या है। हिंदी अकादमिक जगत में हम विश्व के जो प्रमुख भाषा परिवार पढ़ते हैं वो 9 माने गए हैं। उनमें पहला भारोपीय परिवार है, दूसरा सामी हामी परिवार है, तीसरा द्रविड़ परिवार है, चौथा ऑस्ट्रिक परिवार है, इसी तरीके से फिनो उग्रिक, अल्ताई, चीनी तिब्बती, काकेशियन परिवार और अमेरिकी भाषाएं हैं। इनमें से हमें प्रमुख रूप से भारोपीय भाषा परिवार का अध्ययन करना है
बाकी भाषा परिवारों का यथासंभव जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम लोग आगे उसको देखेंगे। यह भारोपीय परिवार अंग्रेजी के इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। इंडो यानी इंडिया और यूरोपियन यानी यूरोपीय। तो इंडिया यानी भारत और यूरोपीय शब्द को मिलाकर के भारोपीय शब्द बना हुआ है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग सन 1813 में टॉमस यंग द्वारा मिलता है। उन्होंने दिखाया था कि किस तरीके से जो मूल भाषाएं थीं उनका फैलाव भारत और यूरोप के बीच में प्रमुख रूप से था और इसलिए इसका नाम इंडो यूरोपियन या फिर भारोपीय परिवार कर दिया गया। इसी के साथ साथ एक और भी थ्योरी चल रही थी साथियों, जिसको जानने के बाद ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। वो थ्योरी थी आर्यों की थ्योरी, जिसे आगे चल करके 1850 में मैक्स मूलर ने और हवा दी, उसे और पॉपुलराइज किया। इसकी भी कई मान्यताएं हैं, पर भाषा के संदर्भ में जो प्रमुख मान्यता है वह यह है कि आर्य लोगों का मूल स्थान भारत देश से कहीं सुदूर उत्तर, जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे हैं, जो गहरे हरे रंग में है, वह हुआ करता था। आज के समय में इसको हम देखेंगे तो ये डोब्रूजा, बुल्गारिया, मालडोवा, यूक्रेन का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा दक्षिणी रूस का लिए हुए है। उनके अनुसार यह वह स्थल था जहां पर आर्यों का उद्गम स्थल कह सकते हैं, या फिर उनका होमलैंड हुआ करता था, या उनका मूल निवास हुआ करता था। और यहीं से आर्यों ने धीरे धीरे अपना स्थान परिवर्तन शुरू किया। वो धीरे धीरे बाहर की तरफ निकले, कुछ दाएं बाएं ऊपर नीचे जाते गए। आप वो भी देख सकते हैं कि किस किस तरफ वो लोग गए और कहाँ कहाँ स्थापित हुए। यानी आर्य लोग जिनका उद्गम स्थल उस जगह पर था, ये लोग जहाँ जहाँ गए और इनसे जो जो भाषाएं विकसित हुई वे आर्य भाषाएं कहलाईं। और प्रारंभ में चूंकि इनका विस्तार भारत और यूरोप तक फैला माना गया था, तो इस परिवार का नाम इंडो यूरोपियन और भारोपीय परिवार रखा गया। धीरे धीरे फैलते फैलते ये लोग पूरे विश्व में कहीं न कहीं फैल गए और आधुनिक काल तक आते आते आप लोग देख पाएंगे कि जो डार्क ब्लू में निशान है, ये भारोपीय परिवार की स्थिति को दिखा रहा है। यानी विश्व के सबसे बड़े भूभाग पर बोली जाने वाली परिवारों की भाषा आर्य भाषा बन गई। वर्तमान समय में जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि लगभग 48% तक, यानी मोटा मोटा देखें तो आधे भूभाग पर भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इस परिवार के अंतर्गत जितनी भाषाएं आती हैं उनकी संख्या कहीं पर 550, कहीं पर 588 मिलती है, और कुछ परिवारों की भाषाओं की संख्या इनसे भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनके बोलने वालों की संख्या कम है और संख्या के आधार पर भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो उस स्थान से जो लोग बाएं साइड गए, यानी यूरोप की तरफ गए, अमेरिका की तरफ गए, उन लोगों से लैटिन भाषाएं विकसित हुई, ग्रीक भाषाएं विकसित हुई, या फिर यूनानी कह सकते हैं, और आज के समय में ग्रीक लैटिन से अंग्रेजी निकली है, वो भाषाएं विकसित हुई। लेकिन कुछ लोग थे जो दाहिने तरफ निकले, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। वो लोग ऊपर से कजाकिस्तान होते हुए उनकी एक धारा आकर के गिरती है ईरान की तरफ। कहीं कहीं पर भारोपीय भाषा की इस शाखा यानी भारत ईरानी शाखा का नाम भी आर्य भाषा लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अपनी हिंदी व्याकरण में कामता प्रसाद गुरु ने आर्य भाषाओं के अंतर्गत ही संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, फारसी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाएं चूंकि लिखी हुई हैं और वैसे भी ये भाषाएं आर्य भाषा में मानी जाती हैं, तो मोटे तौर पर पूरे भारोपीय भाषा को ही आर्य भाषा मानना उचित होगा। और इसी से दूसरी धारा एक विकसित होती है जो कि सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत होते हुए आती है हमारे भारत देश की तरफ। तो जो धारा ईरान पहुंची, उन लोगों से विकसित हुई फारसी, जिसको पर्शियन कहते हैं, या फिर बलूची और कुर्दिश जैसी भाषाएं उन लोगों से निकली। और जो धारा हम लोगों के भारत देश की तरफ आई, इसकी सबसे प्रमुख भाषा थी संस्कृत, और जिससे आगे चल करके मध्य
कालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। तो इस तरह से जो मूल संरचना है आर्य भाषाओं की वह यह है कि आर्य लोग एक विशेष स्थान से उठ करके बाहर की तरफ फैले, वही लोग हमारे भारत देश में आए। बाद में हालांकि अनेक ऐसी थ्योरीज भी आईं जो यह बताती हैं कि आर्य लोग मूलतः भारत के ही थे। इसके भी कई प्रमाण मिले कि वह लोग भारत के थे और भारत से उठ करके वह लोग विश्व के कई कई कोनों पर गए। लेकिन जब तक टेक्स्ट बुक्स में वो सब चीज़ें नहीं आ जाती हैं तब तक हमको यही चीज़ें समझनी है। और इस तरह से हम देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारोपी परिवार बनता चला गया। आज के समय में हम भारोपी परिवार की प्रमुख भाषाएं अगर देखें तो वो हैं हिंदी है, संस्कृत है, लैटिन है, ग्रीक है, अंग्रेजी है, रूसी है, फ्रेंच है, इटालियन है, फारसी है, पश्तो, बलूची, कुर्दिश, जर्मनी, स्पेनिश, पोर्चुगीज, डच और स्वीडिश जैसी भाषाएं हैं। इसको आप लोग इस ट्री में देख पाएंगे, शायद और थोड़ा आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यह ट्री जो सबसे नीचे भाग है वह इंडो यूरोपियन का है। इंडो यूरोपियन की एक शाखा यूरोपियन वाली साइड चली गई है जिसमें उधर की भाषाएं हैं, और एक शाखा इंडो ईरानियन और इंडो आर्यन की हो गई है जो आगे चल करके हमारे भारत देश में विकसित होती है। परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि इनमें से आर्य भाषा कौन सी है, या फिर कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से आर्य भाषाएं कौन सी नहीं हैं। अब ऐसे में ये भाषाएं अगर आपको ध्यान में रहेंगी या फिर मैप आपको ध्यान में रहेगा तो काफ़ी हद तक उन सवालों को आप कर सकेंगे कि कौन सी भाषा नहीं है, वो तुरंत ही आप लोग पहचान सकेंगे। आगे चल करके हम इसका अध्ययन करेंगे कि जो भारतीय आर्य भाषाएं संस्कृत के रूप में आईं वह आगे किस तरह से पाली प्राकृत और अपभ्रंश में विकसित होती हैं। हम जल्द ही आप लोगों से मिलेंगे। हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को फैक्ट्स रटाने की बजाय चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए ताकि वो अच्छी तरह से दिमाग में बैठ सके। आगे की जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।